इस डीप डाइव की शुरुआत मैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम राकू14 है, वहीं से लेके करना चाहूँगा। वहीं के कुछ नोट्स और रिसर्च पढ़ रहा था मैं और दिमाग घूम गया मेरा। हाँ, मतलब राकू 14 पर जो रिसर्च होती है वो हमेशा काफी डीप होती है। तो आज का टॉपिक क्या निकाला है वहां से? टॉपिक ऐसा है जो हम सबकी ज़िंदगी चला रहा है पर हम ध्यान नहीं देते। मतलब लोग सोचते हैं कि किसी का अचानक से भड़क जाना या रात को नींद ना आना, ये सब बस दिमाग का खेल है। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। है ना? बिल्कुल। सच्चाई ये है कि हम शायद अपने खून में तैरने वाले कुछ छोटे-छोटे केमिकल्स की कठपुतली हैं। तो आज हम ह्यूमन बॉडी के इस खामोश कंट्रोल रूम को समझने वाले हैं जिसे हम ग्लैंड्स और हार्मोन्स कहते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग अक्सर बॉडी को बस हड्डियों और मसल्स का एक ढांचा मान लेते हैं। सही कहा। पर अगर बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है ना, तो आज का हमारा ये जो डीप डाइव है, ये उस मशीन के सॉफ्टवेयर के बारे में है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। ये सॉफ्टवेयर वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, ग्लैंड्स बॉडी की वो स्पेशल सेल्स या टिश्यूज होते हैं जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं। जैसे कि हार्मोन्स हो गए। हाँ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, पसीना, लार और यहाँ तक कि स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। ये एक ऐसा केमिकल नेटवर्क है जो चुपचाप 24 घंटे काम करता है। मतलब हमारा वजन, हमारी भूख, हमारा गुस्सा, यहाँ तक कि हमारी हाइट भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये सब इन्हीं इनविजिबल केमिकल्स के इशारे पर नाचते हैं। क्या बात है। तो अगर हम इस मशीन को समझें तो इसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, एंडोक्रिन ग्लैंड्स और एक्सोक्रिन ग्लैंड्स। हाँ, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, और इन दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग है। वही ना, जैसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके पास केमिकल्स भेजने के लिए अपनी खुद की नलियां या डक्ट्स होती हैं। जैसे किसी शहर में वाटर पाइपलाइन बिछी हो। सही बात है, जैसे पसीने की नलियां होती हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है जिसके बारे में हम मेन बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह अलग है। वो डक्टलेस होती है ना? एग्जैक्टली उनके पास कोई पाइपलाइन नहीं होती। वो जो भी हार्मोन बनाती हैं उसको सीधे खून में छोड़ देती हैं। वेट, सीधे खून में? पर खून तो बॉडी के हर हिस्से में दौड़ रहा है, सर से लेके पैर के अंगूठे तक। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे। कैसा कंफ्यूजन? अगर कोई ग्लैंड अपना हार्मोन डायरेक्ट खून में बहा दे रही है, तो उन हार्मोन्स को पता कैसे चलता है कि उन्हें रुकना कहाँ है? मतलब अपना असर कहाँ दिखाना है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। ये तो किसी भीड़ भरे हाईवे पर बिना एड्रेस की चिट्ठी भेजने जैसा हो गया ना, कि बस नदी में बहा दिया और उम्मीद कर रहे हैं कि सही किनारे पर लगेगी। हाँ, सुनने में वैसा ही लगता है, पर यही तो बॉडी की इंजीनियरिंग का कमाल है। इस पहेली का जवाब सेल के लेवल पर छुपा है। ये पूरा कम्युनिकेशन लॉक एंड की यानी ताले और चाबी के प्रिंसिपल पर चलता है। अच्छा, ताले और चाबी, वो कैसे? देखिए, भले ही हार्मोन्स पूरे बॉडी के खून में तैर रहे हों, पर वो हर सेल से बात नहीं कर सकते। वो सिर्फ उन्हीं सेल्स पर असर करते हैं जिन्हें टारगेट सेल्स कहते हैं, जिनकी सतह पर इस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक खास शेप का रिसेप्टर होता है। ओ, तो मतलब रिसेप्टर एक ताला है और हार्मोन उसकी चाबी है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो जब तक खून में तैरता हुआ वो हार्मोन अपने सही शेप वाले ताले से नहीं टकराता, वो बस चुपचाप आगे निकल जाता है। हाँ, वो बस खून के साथ दौड़ता रहता है। और जैसे ही चाबी सही ताले में फिट होती है, सेल के अंदर का एक केमिकल स्विच ऑन हो जाता है। क्या सिस्टम है बॉस। मतलब जैसे रेडियो वेव्स हवा में हर जगह हैं, पर रेडियो वही स्टेशन पकड़ता है जिसपे उसको ट्यून किया गया हो। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। जब हार्मोन और रिसेप्टर मैच होते हैं, तभी सेल अपना काम शुरू या बंद करती हैं। पर अब सोचने वाली बात यह है कि खून के इस हाईवे पर इतने सारे हार्मोन्स घूम रहे हैं, तो इन सबको कोई कंट्रोल भी तो करता होगा। कोई ना कोई बॉस तो हो गई। और यही चीज दिमाग हिला देती है। इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का जो बॉस है ना, वो हमारे दिमाग के ठीक नीचे बैठा है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हाँ, पिट्यूटरी। और आपको पता है इसका साइज क्या है? सिर्फ एक मटर के दाने जितना। सही कहा, सिर्फ पी साइज्ड होती है। एक छोटी सी मटर जैसी चीज पूरी बॉडी को चला रही है। ये तो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के उस सीईओ जैसा हो गया, जो एक छोटे से कैबिन में बैठा है पर पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज को उंगलियों पर नचा रहा है। इसीलिए तो साइंस में इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी सिर्फ अपने हार्मोन्स नहीं बनाती, बल्कि ये बॉडी की बाकी सारी ग्लैंड्स को ऑर्डर्स देती है। मतलब उनको बताती है कि क्या करना है। हाँ, ये स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स रिलीज करती है, जो खून के जरिए दूसरी ग्लैंड्स तक जाते हैं
और उन्हें बताते हैं कि कब अपना काम फास्ट करना है और कब स्लो। और शायद ये डायरेक्ट हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है ना? बिल्कुल, ये ग्रोथ हार्मोन बनाती है जो किसी भी इंसान की हाइट और फिजिकल डेवलपमेंट तय करता है। तो मतलब अगर इस मटर के दाने जितने सीओ से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो लाइफ टाइम का पंगा हो सकता है। जैसे बचपन में अगर ग्रोथ हार्मोन कम बने तो हाइट रुक जाती है, जिसे ड्वार्फिज्म या बौनापन कहते हैं। हाँ, और अगर जरूरत से ज्यादा बन जाए तो बॉडी एबनॉर्मल तरीके से बड़ी हो जाती है, गिगांटिज्म कहते हैं उसको। लोग बेकार में अपनी हाइट के लिए सिर्फ जेनेटिक्स को क्रेडिट देते हैं। असली खेल तो इस छोटे से मास्टरमाइंड का है। जेनेटिक्स का रोल है, पर स्विच पिट्यूटरी के पास है। अब देखिए, पिट्यूटरी बॉडी का स्ट्रक्चर तो बना देती है, पर उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका मैनेजमेंट किसी और डिपार्टमेंट के पास है। अच्छा, एनर्जी डिपार्टमेंट किसके पास है? गर्दन के निचले हिस्से में एक बटरफ्लाई या तितली के आकार की ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। ये हमारी बॉडी का एनर्जी मैनेजर है। ओ, थायराइड, इसका तो आजकल बहुत नाम सुनने में आता है। हाँ, ये ग्लैंड तय करती है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा। आसान भाषा में कहें तो ये डिसाइड करती है कि हमारी सेल्स कितनी तेजी से खाने को एनर्जी में बदलेंगी। और इसमें आयोडीन का काफी बड़ा रोल होता है ना? अक्सर बोलते हैं कि थायराइड के लिए आयोडीन चाहिए, पर ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन वो रॉ मटेरियल है, समझ लीजिए, वो ईंट और सीमेंट है जिसको यूज करके थायराइड ग्लैंड अपने मेन हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। तो अगर खाने में आयोडीन ही नहीं होगा तो फैक्ट्री में माल बनना ही बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी वजह से आयोडीन की कमी से गॉइटर या घेंघा नाम की बीमारी होती है। इसमें ग्लैंड ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में सूज जाती है और गले में एक लंप सा बन जाता है। और आज के टाइम में तो इस ग्लैंड का बैलेंस बिगड़ना एक एपिडेमिक जैसा हो गया है। मैंने पढ़ा था कि अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगे, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, तो बॉडी का इंजन हद से ज़्यादा तेज चलने लगता है। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म। इसमें सेल्स बहुत तेजी से एनर्जी बर्न करती हैं, जिससे अचानक से वजन गिरने लगता है, दिल की धड़कन हमेशा तेज रहती है और हर वक्त घबराहट होती है, एकदम जैसे किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर किसी ने परमानेंटली दबा दिया हो और इंजन बस ओवर रेव कर रहा हो। बिल्कुल वैसा ही फील होता है पेशेंट को। और दूसरी तरफ अगर ये कम हार्मोन बनाए, यानी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो, तो पूरी बॉडी एकदम सुस्त पड़ जाती है। इंजन स्लो हो जाता है। हाँ, एनर्जी की कमी लगती है, हर वक्त थकान रहती है, और जो खाना हम खाते हैं वो एनर्जी में बदलने के बजाय फैट बन के जमा होने लगता है, जिससे काफी तेजी से मोटापा बढ़ता है। वाह! इसलिए जब कोई मोटापे या थकान से परेशान होता है तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम उनकी डाइट या आलस में हो, शायद इस तितली जैसी ग्लैंड का सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा हो। सही पॉइंट पकड़ा। तो ये तो हुई डेली एनर्जी की बात, पर तब क्या होता है जब बॉडी को अचानक से किसी डेंजर का सामना करना पड़े? कहाँ से आती है तुरंत एनर्जी? इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट, इसकी कमांड तो एड्रिनल ग्लैंड्स के पास होती है ना, जो दोनों किडनीज के ठीक ऊपर एक छोटी सी टोपी की तरह बैठी रहती हैं। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड्स। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से ये सबसे अमेजिंग सिस्टम है। बिल्कुल, ये लोग एड्रिनलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, मतलब लड़ो या भागो। जब कोई बहुत खतरे में होता है या एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तो दिमाग तुरंत एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है, और सेकंड्स के अंदर खून में एड्रिनलिन का एक फ्लड आ जाता है। और इसका इफेक्ट एकदम मैजिक जैसा होता है ना। एकदम। जैसे ही एड्रिनलिन खून में आता है, बॉडी के डाइजेशन वाले सिस्टम का खून रुक जाता है और वो सारा ब्लड मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, ताकि ताकत मिल सके। हाँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है ताकि ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं ताकि ज्यादा लाइट आए और खतरा साफ दिखे। ये सब बॉडी को किसी फिजिकल डेंजर से लड़ने के लिए रेडी करता है। पर यहाँ कितनी बड़ी आयरनी है। आदि मानव के टाइम पर यह सिस्टम जंगल में किसी शेर को देखकर भागने के लिए बना था। हाँ, शेर दिखा, एड्रेनलिन रिलीज हुआ और इंसान पूरी ताकत से भागा। हाँ, और भागने के बाद एनर्जी यूज हो गई तो बॉडी वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में शेर तो है नहीं। ऑफिस में आज खतरे का मतलब है बॉस का एक गुस्से वाला ईमेल या ट्रैफिक जैम, और हमारा दिमाग एक ईमेल के टेंशन और शेर के अटैक में फर्क नहीं कर पाता। यही तो आज के लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बॉडी एक ईमेल पर भी वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे शेर को देखकर करती, वो एड्रेनलिन पंप कर देती है। और क्योंकि हम तो बस अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, वो एनर्जी कहीं खर्च ही नहीं होती। बिल्कुल, इसीलिए बॉडी लगातार उस फाइट या फ्लाइट मोड में फंसी रहती है।
और ये जो कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट है, यही आगे चल के हार्ट डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। सही बात है। और जब ये क्राइसिस मोड ऑन होता है तो मसल्स को फाइट करने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि फ्यूल भी चाहिए होता है। मतलब खून में जो शुगर है, ग्लूकोज। हाँ, ग्लूकोज। और इस शुगर के लेवल को मेंटेन करने की ड्यूटी एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड की है, पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। पैंक्रियाज तो काफी मल्टीटास्किंग करता है ना, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। हाँ, ये पेट के पीछे होती है और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रोल एक साथ निभाती है। मतलब ये नलियों के जरिए भी काम करती है और डायरेक्ट खून में भी। एग्जैक्टली। एक्सोक्राइन के रूप में ये डाइजेशन वाले एंजाइम्स एक पाइप के जरिए छोटी आंत में भेजती है, और एंडोक्राइन के रूप में ये खून में सीधे दो बहुत जरूरी केमिकल्स छोड़ती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन, ये नाम तो हर घर में सुना जाता है आजकल, पर लोगों को लगता है इसका काम सिर्फ शुगर कम करना है, जबकि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म काफी अलग है। बहुत अलग है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो टूटकर ग्लूकोज बन के खून में आ जाता है, पर ये ग्लूकोज अपने आप सेल्स के अंदर नहीं घुस सकता। सेल के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ, और इंसुलिन वही चाबी है जो सेल का ताला खोलती है ताकि खून का ग्लूकोज अंदर जाए और एनर्जी बने। तो इसका मतलब अगर इंसुलिन वाली चाबी काम करना बंद कर दे या बॉडी उसे बनाई ही ना, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही नहीं, वो बस खून में तैरता रहेगा। बिल्कुल, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री में आर्टिफिशियल इंसुलिन की डिस्कवरी को इतना बड़ा माना जाता है। उसने एक जानलेवा बीमारी को मैनेज करना सिखा दिया। सही कहा। पैनक्रियाज बेसिकली एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जो हर वक्त ब्लड शुगर नाप रहा है और उस हिसाब से इंसुलिन या ग्लूकागॉन छोड़ रहा है। पर अभी तक हमने सिर्फ एनर्जी और क्राइसिस की बात की है। बॉडी को रेस्ट और रिपेयर की भी तो जरूरत होती है ना। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत होती है नींद से। और नींद का रिमोट कंट्रोल दिमाग के अंदर छुपी एक बहुत छोटी सी ग्लैंड के पास है, पीनियल ग्लैंड। हाँ, पीनियल ग्लैंड। ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो कि बस एक नींद की गोली जैसा नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है ना? सही पकड़ा। और इसका बनना पूरी तरह से लाइट पर डिपेंड करता है। जब शाम होती है और आंखों में आने वाली रोशनी कम होती है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और मेलेटोनिन खून में आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये हार्मोन बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम करता है और ब्रेन को स्लो डाउन होने का सिग्नल देता है, जिससे नींद आने लगती है, और सुबह होते ही ये बंद हो जाता है। यह सिस्टम हजारों सालों से मस्त चल रहा था सूरज के हिसाब से, और फिर हम इंसानों ने स्मार्टफोन्स बना लिए। अब लोग रात को अंधेरे कमरे में फोन की ब्लू लाइट देखते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आंखें पीनियल ग्लैंड को झूठा सिग्नल भेजती हैं कि भाई अभी तो सूरज निकला हुआ है। ग्लैंड मेलेटोनिन बनाती ही नहीं और बॉडी एक नकली दिन में फंस जाती है। इंसोम्निया वहीं से शुरू होता है। एग्जैक्टली। अब नींद के अलावा बॉडी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इम्यूनिटी। हमारी छाती के ऊपरी हिस्से में थाइमस ग्लैंड होती है, जो इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल? वो कैसे? ये ग्लैंड टी सेल्स नाम के व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है और उनको ट्रेन करती है कि भाई बाहरी वायरस और खुद की बॉडी सेल्स में फर्क कैसे करना है। और इसकी सबसे अजीब बात पता है क्या लगी मुझे? ये बचपन में बहुत एक्टिव होती है और साइज में बड़ी होती है। बचपन में ही ये टी सेल्स की पूरी फौज ट्रेन करके बॉडी में डिप्लॉय कर देती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये ग्लैंड सिकुड़ जाती है और बस एक फैट के टुकड़े में बदल जाती है। मतलब लाइफ टाइम बीमारियों से लड़ने की जो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए वो बचपन में ही खत्म हो जाती है। हाँ, वो ट्रेन्ड टी सेल्स उम्र भर बॉडी में घूमते रहते हैं, पर बुढ़ापे में नई बीमारियों के लिए नए सेल्स बनाने की पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग स्कूल तब तक लगभग बंद हो चुका होता है। वाह। और इसके अलावा गोनैड्स यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी तो होती हैं, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये बस रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि बोन डेंसिटी, मसल्स और मूड स्विंग सब हैंडल करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब तो थी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पर उन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का भी जिक्र करना जरूरी है, जिनकी नलियां होती हैं। ये बॉडी का मेंटेनेंस क्रू हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड। लार वाली ग्लैंड। हम सोचते हैं खाना पेट में पचता है, पर शुरुआत तो मुंह में हो जाती है जब लार उसमें मिलकर उसको तोड़ती है। हाँ, और उसके बाद आती है स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की ग्रंथियां। एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये इंसानों का सुपर पावर है। सुपर पावर? पसीना आना? हाँ, जानवर पसीना नहीं बहा सकते,
वो हाफ कर खुद को ठंडा करते हैं, इसलिए लंबा नहीं दौड़ सकते। पर इंसानों के पास लगभग पूरे बॉडी पर स्वेट ग्लैंड्स हैं। ओह अच्छा, इसलिए हम लंबा दौड़ सकते हैं बिना ओवरहीट हुए। एंशिएंट टाइम में इंसान जानवरों का शिकार उनको दौड़ा दौड़ा कर करता था, जब तक जानवर थक कर गिर ना जाए। पसीने के बिना तो ह्यूमन सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल सही। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल बनाती हैं। ये स्किन को वाटरप्रूफ रखती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी नलियों के नेटवर्क से हमें बाहर से प्रोटेक्ट करती हैं। तो जब हम इस पूरे नेटवर्क को एक साथ देखते हैं ना, तो समझ आता है कि ये बैलेंस कितना नाजुक है। और आज की दुनिया में हर दूसरा बंदा किसी ना किसी हार्मोनल इशू से परेशान है। किसी को पीसीओडी है, किसी को थायराइड, तो किसी को डायबिटीज। आखिर इस परफेक्ट मशीन में इतनी जल्दी खराबी क्यों आ रही है? इसका मेन रीजन है हमारा एवोल्यूशन और मॉडर्न लाइफ का क्लैश। बॉडी का डिजाइन हजारों साल पुराना है, पर आज हमारा खाना, प्रोसेस्ड फूड, माइक्रोप्लास्टिक्स, लगातार स्ट्रेस और नींद की कमी, ये सब इन हार्मोन्स का नेचुरल प्रोडक्शन और उनके रिसेप्टर्स दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। वही ना, स्ट्रेस से एड्रेनालिन कॉन्स्टेंटली हाई है, स्क्रीन टाइम की वजह से मेलेटोनिन रुक गया, नींद गायब है, और मीठा खाकर हम पैंक्रियास को इतना थका देते हैं कि एक टाइम बाद सेल्स उस इंसुलिन की चाबी को पहचानना ही बंद कर देते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? कोई मैजिक गोली तो है नहीं। मैजिक गोली नहीं है, बेसिक आदतें ठीक करनी पड़ेंगी, जैसे बैलेंस्ड डाइट जिसमें ग्रीन वेजीज हो, अच्छा प्रोटीन हो और नेचुरल आयोडीन हो। और सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है? रिसेप्टर्स पर फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ कैलोरीज नहीं जलाती, बल्कि ये सेल्स के रिसेप्टर्स को हार्मोन्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। आसान शब्दों में ये ताले पर लगी जंग साफ करती है ताकि चाबी आराम से घूम सके। क्या बात है। और इस पूरी रिपेयर प्रोसेस के लिए बॉडी को वक्त चाहिए होता है, जो उसे 7 से 8 घंटे की गहरी नींद में ही मिलता है। नींद कोई लग्जरी थोड़ी ना है, ये तो बॉडी के सॉफ्टवेयर का रिबूट टाइम है। एकदम सही कहा। ग्लैंड्स और हार्मोन सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है, ये हमारी लाइफ चला रहे हैं। इनके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन से एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि लोग सोचें। हमने देखा कि एड्रेनलिन आके डर या गुस्सा बढ़ा देता है, मेलेटोनिन नींद लाता है, और बाकी केमिकल से भूख या अट्रैक्शन होता है। हाँ, हमारी फीलिंग केमिकल से जुड़ी हैं। तो अगर किसी इंसान का हर एक मूड, उसका गुस्सा, उसका प्यार, यहाँ तक कि उसके सारे बड़े डिसीजंस सिर्फ इन रिसेप्टर्स पर टकराने वाले केमिकल्स का एक मैथ का खेल है, तो फिर इंसान की अपनी फ्री विल कहाँ है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। या कोई कहता है कि ये मेरी मर्जी है, तो क्या वो सच में उसकी अपनी मर्जी होती है, या वो बस अपने बॉडी के इस खामोश कंट्रोल रूम से आए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है? ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही केमिकल्स के मैट्रिक्स में फंसे हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब आपको अचानक से बहुत गुस्सा आए या रात को अचानक उदासी फील हो, तो एक सेकंड रुककर सोचिएगा जरूर, क्या ये सच में आप हैं या बस एक चाबी है जो अपने ताले में घूम गई है? आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस बारे में सोचते रहिएगा।